आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, देखिए कौन से पेज नंबर पे पहुंचे थे हम लोग? 4th कर लिया था, 5th, कुछ नहीं होना है। देखिए चलिए, अरे कोई बात नहीं, रुक जाओ। 5th पार्ट पे चलिए फटाफट से, 5th वाला जल्दी से। कर लिया था? 6 कर लीजिए। 6 कर लिया था? 7th, नाइस। चलिए, क्या हमने गुड्स गिवन एज सैंपल वाला पार्ट कर लिया था? नहीं, थोड़ा सा है, मतलब मैं समझे, मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। इधर देखो, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। आपके पास, मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, मैं अगर इसको, तुमने कर लिया? किस तरह? यूनिट यहाँ रोशनी चाहिए तुम्हें? अब आज तो रहने दे मुझे, आज मैं सेटिंग बदल दूंगा उसकी। देखिए, हमारे पास ये बिजनेस का गड़ा है, कोई बात नहीं। हमारे पास, अगर मेरे पास परचेजेस होती हैं, परचेजेस, तो हमारा स्टॉक जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर हमारे पास सेल्स रिटर्न होती है तो भी हमारा स्टॉक क्या होता है? बढ़ता है। हमारा स्टॉक घटता कब है? जब सेल्स होती है। तुम्हें मालूम है हमारा स्टॉक कब घटता है? जब, या क्या हो जाता है? ड्राइंग्स इन गुड्स, ड्राइंग्स इन गुड्स हो जाता है, तब होता है। या फिर क्या हो जाए, हमने सैंपल दे दिया, हमने चैरिटी में दे दिया, या हमारा लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर एटसेट्रा हो जाए, या मान ले हमारे एम्प्लॉय पैसे चुरा के ले जाएं, सामान भी चुरा के ले जाएं। कई जगह होता है, आपके एम्प्लॉयज होते हैं जन, क्या नहीं कर सकते? हाँ, सब सब बताएंगे, सब बताएंगे। रुक जाए यार, बताएंगे, सब बताएंगे। विल डिस्कस एवरीथिंग। अब जब समझिए कि मान लो मुझे चैरिटी में सामान, मान लो मुझे सैंपल देना है, तो इफ आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट सैंपल, तो मुझे बताइए सैंपल में ये सेल्स रिटर्न जो डिफेक्टिव है उसमें से दूंगा, या जो फ्रेश था उसमें से दूंगा? सैंपल फ्रेश में से देते हैं, ठीक है। जनरली ये होता है कि अगर मैंने चैरिटी में कोई सामान दिया तो क्या होता है, मेरा एक्सपेंस तो बढ़ जाएगा, और जो मेरी परचेजेस थी वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो इन ईच एंड एवरी केस, मान लो ड्राइंग्स इन गुड्स है, तो हम क्या, मतलब ऑफिस से तुम्हारा लॉस हो गया वो, तो मान लो गुड्स है, मालिक ले जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो हमारी एंट्री बनती है क्या? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। हमने गुड्स चैरिटी में दे दी, सिंपल सी एंट्री, हमारी एंट्री बनती है चैरिटी डेबिट टू परचेजेस। हमारी एंट्री बनती है चैरिटी डेबिट टू परचेजेस बनती है। हमने सैंपल दे दिया, हमारी एंट्री बनती है एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेजेस। हमारी ऐसी एंट्री बनती है। गॉट इट? तो चलिए, अब जरा देखते हैं शीट के क्वेश्चंस, और वो ओरली हो जाएंगे, उसको लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी, बहुत आसान सा कंसेप्ट है ये वाला, एंड इट विल नॉट बी डिफिकल्ट, और एग्जाम में आता है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, समझना। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर है 3। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कॉस्ट 7000, सेलिंग प्राइस 9000। सेलिंग प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, कॉस्ट मायने रखता है। कितने की? 7000 की। तो सैंपल दिया तो एडमिट एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, सीधी सी बात है। एडमिट, और एंट्री करेंगे 7000 से। सेल्स प्राइस से कोई लेना देना नहीं। पीछे राघव, सुन रहे हो बात को? एडवर्टीजमेंट डेबिट, और क्या हो जाएगा? सैंपल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट, 7000 से एंट्री बनी। अगला, प्रोपराइटर विड्रू पर्सनल यूज के लिए 12000 एंड गुड्स वर्थ रुपीज 8000। देखिए, प्रोपराइटर विड्रू कर रहा है, देखिए जरा इधर देखिए, प्रोपराइटर, हाँ। तो हम लिखेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। गुड्स कितने के लिए जा रहा है? 8000 की, और टू कैश कितने का ले जा रहा है? 12000 का। परचेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट, और 20000 रुपए का। दिस विल बी योर एंट्री। ऐसा करके ड्राइंग्स डेबिट करना है। भाई बंदा चाहे तो अपना कैश ले, अपना बिजनेस है, कैश ले जाए, गुड्स ले जाए। दिस विल बी द एंट्री। और चलते हैं आगे थोड़ा सा।
नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹8,000 एंड कैश ₹5,000 गिवन एज चैरिटी। एक साधु आपकी शॉप में आता है, कहता है जी कुछ हमें दान दो। हमने कहा लो भैया पैसा भी ले लो, उसने कुछ खाने पीने का सामान है वो भी ले जाओ। जैसे मान लो आसपास कोई भंडारा होता है, कुछ बंदे क्या करते हैं कैश भी देते हैं और गेहूं की दो मतलब आटे की 2 बोरियां भी दे देते हैं। या मान लो 100 किलो आलू दे दिया और 50,000 दे दिया, ऐसा भी तो करते हैं लोग। तो आपने क्या कर दिया, चैरिटी में क्या दिया आपने, तो आपकी एंट्री बनेगी क्या, चैरिटी अकाउंट डेबिट। वाई वी आर डेबिटिंग चैरिटी, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंस। चैरिटी अकाउंट डेबिट कितने का चैरिटी कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन में, 13,000 का, जिसमें से कैश कितना दिया, कैश कितने का दिया और परचेजेस कितने की, 8,000। आई मैनेज, पहला दिन में गड़बड़, टोटल हो गया। नरेशन क्या बोलेंगे, गुड्स गिवन, गुड्स एंड कैश गिवन एज चैरिटी। नरेशन क्या बनेगी, गुड्स एंड कैश गिवन एज चैरिटी, दिस विल बी द एंट्री। हाँ कोई बात नहीं है ना, ये लिख दो ना, लो अकाउंट लिखिए, ठीक है। नहीं देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड, इट इज देयर इन द जर्नल एंट्री। व्हाई यार, पर अपने स्कूल के हिसाब से चलिए आप, बोलो क्या, क्या बोल रहे हो, बोलना क्या हुआ, अरे बोल तो सही, मैं बता दो क्या, तो मेरे से इसका आज बता रहे हैं। अगला पार्ट देखिए, नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹30,000, कैश वर्थ ₹10,000 स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। चोर एम्प्लॉय था आपका, आपसे क्या लेके चला गया, आपका वो सामान लेके चला गया, कितने का, और तो देखिए हाँ टू कैश अकाउंट कितने से, ले भैया 10,000। परचेजेस अकाउंट कितने से, हाँ लॉस बाय एम्बेजलमेंट, चोरी कहाँ हुई है, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सुनो, अगर कोई बाहर वाला चोरी करेगा तो लॉस बाय थेफ्ट करेंगे, घर वाला चोरी करेगा तो एम्बेजलमेंट बोलेंगे, ये ध्यान रखना। हालांकि लॉस बाय थेफ्ट लिखोगे तो भी चलेगा, बट प्रिसाइजली अगर चोरी करी है किसने, आपके एम्प्लॉइज ने, घर वाले बंदे ने, तो लॉस बाय एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट होता है धोखाधड़ी, वो करा उसने। लेकिन अगर चोरी बाहर वाला करता है, स्ट्रेंजर करता है, तो लॉस बाय थेफ्ट ही लिखेंगे उसको। एम्प्लॉय जहां कोई गड़बड़ करता है वहां एम्बेजलमेंट आ जाएगा। सुनो, एक एम्प्लॉय बिना धोखाधड़ी के चोरी कुछ कर ही नहीं सकता ना। अब मान लो स्ट्रेंजर है, हमारा सामान चोरी करके, हम भी बोलेंगे उसने धोखाधड़ी करी हमारे साथ, वो सीधा चोरी है। तो अगर गुड्स लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर टू परचेज, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर को तो अगर मतलब बाहर वाले ने कर दिया तो लॉस बाय थेफ्ट। गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, ऐसा कर रहे हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट टू परचेजेस। तो ये तो सिर्फ सिंबॉलिकल थी, कंसेप्ट सीखना था कि गुड्स का केस आएगा तो क्या करेंगे, परचेजेस क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और चलते हैं आगे, जरा अगले केस में चलते हैं फटाफट से, लेट्स मूव फास्ट। अब आगे देखो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ गुड्स वाला है, एट्थ वाले पे लगाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रह गया, कौन सा वाला, हाँ ये भी अच्छा है। और टिम्बर मर्चेंट, टिम्बर मर्चेंट कौन होता है भाई, जिसके पास अनपॉलिश्ड लकड़ियां, जिसके पास रॉ लकड़ियां मिलती हैं, तो दरवाजे के चौखट बेचने वाला, वो प्लाईवुड बेचने वाला, ये बंदा जो होता है, अगर कोई बंदा प्लाईवुड से लकड़ी से फर्नीचर बनाता तो फर्नीचर डीलर कहलाता है, वो टिम्बर मर्चेंट नहीं कहलाता। फर्नीचर वाला बंदा जहां से लकड़ियां खरीदता है वो टिम्बर मर्चेंट होता है। ये टिम्बर मर्चेंट ने क्या करा, लकड़ी 5,000 की ले ली और उसके बदले से क्या बना दिया, ऑफिस चेयर एंड ऑफिस टेबल्स बना लिया। तो आपकी एंट्री बनेगी क्या, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने से, और टू, अब टिम्बर मर्चेंट के लिए लकड़ी क्या होती है, गुड्स होती है, तो परचेज कर देंगे। बोलो क्या, आपका लकड़ी का बिजनेस है, आपने लकड़ी ली,
बाहर से कारपेंटर बुलाया और टेबल कुर्सियां वो सब बना लिया अपने ऑफिस के लिए, तो आपका तो ऑफिस फर्नीचर बन गया, लेकिन गया क्या? गुड्स। उसके लिए क्या लिखेंगे? परचेज। तो ऑफिस फर्नीचर टू परचेज नहीं करा बेटा, टिम्बर का डीलर था वो। मान लो तुम गारमेंट डीलर हो और तुम अपने एम्प्लॉयज के लिए पैंट शर्ट अपनी दुकान से दे देते हो, तो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, सैलरी डेबिट टू परचेजेस। यार अपने एम्प्लॉय के लिए पैंट शर्ट कमीजें दे रहे हो, तो उनके लिए तो आपका एम्प्लॉय एक्सपेंस है ना वो तो, या तो सैलरी का पार्ट बनेगा, इंसेंटिव बनेगा उसका। अगर बोनस दे रहे हो तो बोनस टू एम्प्लॉय डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? परचेजेस। वैसा करेंगे ना एंट्री? बोलो, क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट चलिए, अगला वाला पार्ट क्या था देखिए। अरे नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, वो तो बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है वो तो। मैंने क्या किया था उस समय, जल्दी जल्दी कराया था इसलिए दिक्कत थी। सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, अगर आपके स्कूल में आया था, आया था, आना था, सबके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। हाँ जी, किसका? हाँ हाँ, फिर छोड़ दो अस्मित, विल डिस्कस दैट आफ्टर द क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके स्कूल में एक दो एंट्री जरूर आनी है इसकी, और ये फिर लोगों को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। कारण क्या होता है? कारण और अच्छे से यूज कर लो। मैं दो गेट खोल दूं फिर क्या? सिंपल एंट्री है, गुड्स लॉस बाय फायर। सिंपल एंट्री, गुड्स लॉस बाय फायर। देखिए जरा ध्यान से समझना। तो अगर लिखा है लॉस बाय फायर, तो लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से बताइए? 1 लाख से। और क्योंकि गुड्स चली गई तो क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट 1 लाख। दिस इज फर्स्ट एंट्री, सिर्फ इतना। और नरेशन बनेगी क्या? गुड्स वर लॉस्ट बाय फायर, दैट इज द एंट्री। गुड्स लॉस्ट बाय फायर। कैरवी या निमिषा या कनिष्का, इज दैट ओके? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, इज दैट ओके और नॉट? बोलिए। Yes, sir. बस ठीक है जी, हो गया एक बात। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं। एंट्री में अगर लिखा लॉस बाय फायर, लाइफ इज इजी, लॉस बाय फायर टू परचेज कर दो और चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं। जहां शब्द आ गया गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, तो भी यही कहानी, कोई पंगा नहीं, इंश्योरेंस का कोई लफड़ा ही नहीं है। लेकिन जहां आ गया कि इंश्योरेंस कंपनी, फिर आपकी एंट्रीज मल्टीपल हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे? एक एक करके करते हैं। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, व्हाट इज मेंशन, एंड गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। हाँ सेम होगा। नंबर 2, रुक जा बेटा, रुक जा, आइए देखते हैं। लिखा आपने क्या? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने रुपए से बताइए? 1 लाख, और कितने से? 1 लाख से। क्या लिखा? गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बस पहली एंट्री, गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, आपने ये कर दिया। अब क्योंकि गुड्स इन शॉर्ट, देखो होता क्या है कि अगर कोई भी लॉस होगा, कुछ भी होगा, साल के आखिर में आप उसे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते हैं, अभी नहीं भेजते हैं। क्योंकि साल का जब साल के आखिर में आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एंट्री ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जब उसने बोला कि गुड्स इंश्योर्ड नहीं थी, तो मतलब आपको आज ही पता चल गया ना, इट्स अ लॉस, कंप्लीट लॉस। तो तब हमें एक एंट्री और करनी पड़ती है यहाँ पर। ये एंट्री ए रहेगी, ये एंट्री बी रहेगी, और वो क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, 1 लाख से और 1 लाख से। बता रहा हूं, लॉस बाय फायर इज एडजस्टेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ स्कूल में कराते हैं, कुछ स्कूल में नहीं कराते हैं एंट्री। इसे बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। जो हम जब हम ना कैश बुक
परचेज बुक सेल्स बुक पढ़ेंगे तब आती है यहाँ पर, लेकिन अभी इसका रेफरेंस आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। अगर प्लेन क्वेश्चन था गुड्स लॉस बाय फायर, लाइफ इज इजी, पहली एंट्री बनती है लॉस बाय फायर टू परचेज। लेकिन अगर हमें बोल दे कि लॉस बाय फायर था लेकिन गुड्स इंश्योर्ड नहीं थी, इसका मतलब हमें साफ साफ एडजस्टेड 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 थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोग के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या ऐसा सैलरी के साथ भी होता होगा, कमीशन के साथ भी होता है? बिल्कुल होता है। देखो कैसे, जब हम सैलरी पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 10,000 से 10,000 से सपोज, और आपने लिखा सैलरी पेड, एक एंट्री। अब साल के आखिर में क्या होगा पता है? ये जो सैलरी अकाउंट है ये कहां चले जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, और ये अकाउंट क्लोज हो गया। जनरली ये एंट्री होती है साल के आखिर में करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बोल के करते हैं, सेटल करके करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां हम अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बहुत क्लियर इंडिकेशन है क्या कि हमारी गुड्स लॉस बाय फायर होगी और गुड्स इंश्योर्ड नहीं थी, तो हमने उस लॉस को कहां डाल दिया? सीधा प्रॉफिट लॉस में डाल के छुट्टी कर दी। बोलिए, मतलब आप क्या करते हैं? आपकी गाड़ी है जैसे मोटरसाइकिल, अगर वो इंश्योर्ड है तो जो भी एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी भरती है ना, इंश्योर्ड नहीं होगी तो वो आपके माथे लगेगा ना, वो है। शायद नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है बताइए। हाँ, वेरी नाइस, देखिए जरा ध्यान से देखिए, बोलना बेटा। इसमें और इसमें ये भी सेम है, ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था ना, और हमने एंट्री लिखी थी क्या? लॉस बाय फायर टू परचेज, खत्म क्वेश्चन। लेकिन सेकंड क्वेश्चन भी सेम लिखा हुआ है, लॉस बाय फायर, और एक लाइन और दे दी, गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, तब हमें फर्स्ट के साथ दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी, वो है ये, और कुछ नहीं है। ये एंट्री सेम है, लेकिन केस में, अगले केस में आपको इसके साथ ये एंट्री लिखनी पड़ेगी। तीसरा केस देखिए, अब आप जरा देखिए, वो स्कूल के टीचर पे डिपेंड करता है। हाँ, क्या क्या? नॉट, अच्छा, नॉट इंश्योर्ड कंपनी, सर बिजनेस स्टडीज अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं, और पढ़ा तो बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा, और अभी चैप्टर वो आए भी नहीं। होता है बिजनेस स्टडीज में, बिजनेस सर्विसेज होता है, उसमें इंश्योरेंस एक चैप्टर होता है, आ गया ना? अच्छा सुनो, देखिए, अगर इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए मैं समझता हूँ। मान लो आपके पास एक मोटर बाइक है, ठीक है, हाईबूसा है आपके पास, या फिर मैं बोलूँ क्या, डुकाटी है, बढ़िया, ज्यादा महंगी नहीं आती वैसे, डुकाटी है आपके पास, ठीक है, और उसको आपने इंश्योर नहीं कराया, और धूम मचाली धूम स्टाइल से आप एक्सप्रेस वे पे निकल गए और खुद भी उड़े, दूसरे 2-4 और को उड़ा दिया, हो गया एक्सीडेंट। अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है तो जो गाड़ी के अंजर पंजर ढीले में, आपके अंजर पंजर ढीले में, क्या होगा? कुछ नहीं होना, रुक जाओ, खत्म। लेकिन अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड होती तो कंपनी क्या करती? एसेस करती कि किसकी गलती थी, उसकी गलती थी, मेरी गलती थी। अगर किसी, मान लो आपकी गलती थी और दामने वाले की नहीं थी, तो फिर आपको क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। अभी आ रहा है ना रिजेक्शन क्लेम। एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं आपको, जब आप इंश्योरेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आता है, एक आपकी शॉप थी, आपने उसका इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, और आपने इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं बताया कि शॉप के पिछली दीवार में ना पेट्रोल पंप है, ठीक। अब रॉयट्स हुए, दंगे हुए, और जो दीवार के पीछे लोगों ने क्या करा? पेट्रोल पंप फूंक दिया। ऑब्वियसली आप बचोगे क्या? आप भी गए, आपने क्लेम डाल दिया। क्लेम डालने के बाद पता चला कि आपने तो बताया नहीं था कभी भी कि आपके पास ये था, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। हाँ, तो भैया ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना इंश्योरेंस कंपनी को। मान लिया किसी ने लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, बंदा कैंसर की लास्ट स्टेज पे है, और इंश्योरेंस कंपनी को बोलता है, और 15 करोड़ का इंश्योरेंस करा लेता है, प्रीमियम बढ़ता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया 3 साल तक, अगर उसकी कोई अननेचुरल डेथ होती है तो क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी? मे बी रिजेक्टेड द क्लेम। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल क्लेम देते समय आपकी पूरे एक एक अंग का क्या कराती है? लाइक आई हैव टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी, उन्होंने मुझे पता क्या करा? ट्रेड मिल पे चलवाया, ठीक है, सारे टेस्ट करे, मतलब ब्लड शुगर से लेकर यूरिन से लेकर सारे के सारे टेस्ट करें, वो कंपनी ने अपने खर्चे पे करे, ठीक है। और ईसीजी हो गया, और मतलब ट्रेडमिल टेस्ट होते हैं, और मतलब दौड़ का, मतलब हर चीज के सारे टेस्ट करने के बाद
अगर आपका शुगर का लेवल ज्यादा है, आप क्रिटिकल इलनेस के साथ पाए जाते हैं, तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है, बिकॉज यू आर प्रोन टू रिस्क। तो इंश्योरेंस कराने का मतलब है कि आपकी गाड़ी को अगर किसी चीज को नुकसान होगा, जैसे आपने अपने गोडाउन का इंश्योरेंस करवा लिया। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। वन ऑफ माई रिलेटिव, ही वाज वर्किंग विद डायमंड कॉमिक्स प्राइवेट लिमिटेड। डायमंड कॉमिक्स चाचा चौधरी की किताबें सुनिए, ठीक है, बहुत अच्छा चलता था डायमंड कॉमिक्स। चाचा चौधरी, साबू, बिल्लू, पिंकी, इस तरह कैरेक्टर आते थे। कॉमिक्स थी, इंडियन कॉमिक्स थी, चाचा चौधरी की, ठीक है। उन्होंने उनका उनका मुझे अभी तक याद है, उनका एड्रेस है 2715 दरियागंज, 2715 दरियागंज, वहां उनकी दुकान थी, मतलब शोरूम टाइप का था। फिर उन्होंने नोखला इंडस्ट्रियल एरिया में क्या करा, अपना शोरूम शिफ्ट करा। अनफॉर्चुनेटली उनके शोरूम में लग गई आग, उनका जो स्टॉप था गोखला में। और एक होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट और एक होता है केयरफुल करना इंश्योरेंस। उस बंदे ने क्या करा, जो मालिक था, उसने अपनी दुकान में जो आग लगी थी कॉमिक्स, उसको बुझा दिया, और जो उसके सेफ के पास जो आग लगी थी उसको नहीं बुझाया। तो 500 के नोट, 1000 के 500 और 1000 के नोट ही होते थे। सेफ की आग लगी, जब बुझाया गया तो कुछ नोट जो थे ना, उनको आधा जलने के बाद बुझा दिया, कुछ 4-5 गड्डियां थी, ऐसे जल दिया। और फिर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम डाल दिया कि मेरी सेफ में करीब करीब इतना पैसा था। एंड इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि अगर आग लगी थी तो क्या आपने उस आग को बुझाने के लिए कोशिश करी? कहता जी बिल्कुल मैंने कोशिश करी थी। देखो मैंने तो 4-5 15-16 4-5 गड्डियां मैंने बचा भी ली, लेकिन मेरी बाकी गड्डियां जल गई, और मेरी मेरी इसका नुकसान हो गया, उसका नुकसान हो गया। एंड ही गॉट क्लेम। ठीक है, तो करते हैं लोग। कुछ नहीं, रियल लाइफ में बहुत होता था पहले, अब नहीं होता। अब इंश्योरेंस कंपनी चालाक हो गई है। पहले बिजनेसमैन क्या करता था, एक पुराना प्लांट प्लांट कोई ले लेता था, उसको दिखाता था कागजों में चल रहा है वो, उसमें आग लगा दी, उसमें आग लगा दी, और इंश्योरेंस क्लेम ले लिया। बताइए। हम्म। है, तो फिर ठीक है, फिर क्या हुआ? तो देखिए, लेकिन मेरे पास भी एक लाइफ का एग्जांपल है, तो तुम्हारा तो अच्छा है, मेरा तो बुरा एग्जांपल है। जब पल्सर मोटरसाइकिल नई नई आई थी तो मैंने खरीदी, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, धूम मचा, जवान होते थे तब, 20 साल पहले की बात है। तो चलाते थे, जहां चलाते थे सेल्फ मारते थे। हैं? क्या कह रहे हो? क्यों? 30 साल का बंदा जवान ही तो होता है यार, लोगों की शादी 30 साल की उम्र में होती है। 20 साल पहले। अब क्या हुआ कि लाइक आई वाज ड्राइविंग मोटरसाइकिल अपना, और अचानक घर के पास मैंने एक टेलीफोन का खंभा होता था निकम्मे लोगों का, एमटीएनएल वालों का। मैं स्टैंड लगा रहा था, बारिश में वहां थोड़ी जमीन पोपली हो गई थी, मैंने जैसे स्टैंड लगाया, वो गाड़ी टकराई और टैंक पे डेंट पड़ गया। अब इतना मोटा टैंक होता था उसका उस जमाने में, टैंक पे डेंट पड़ गया, बड़ा बुरा लगता था। आई वेंट टू दैट पर्सन, मैकेनिक के पास गया, उसने कहा सर चिंता ना करो, मेरे पास क्लेम वाला बंदा है, मेरी सेटिंग है उसके साथ। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या करना पड़ेगा? करो सर, हथौड़ा मारते हैं, डेंट बड़ा हो जाएगा और आपको कंपनसेशन मिलेगा। मैंने कहा देख ले भाई, कुछ होगा तो नहीं? कहता नहीं सर कुछ नहीं होता। लाया हथौड़ा, मार दिया। अब उस गधे ने पता क्या करा, जहां टक्कर लगनी थी ना, हथौड़ा उस जगह ना मार के दूसरी जगह मार दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी वाला आया मेरे पास, कहते जी कैसे लगी थी? मैंने कहा जी मैं टकरा कर, राइट गिरे थे लेफ्ट गिरे थे? मैंने कहा भैया लेफ्ट से टकरा, राइट गिरा। तो कह रहे लेफ्ट में डेंट कैसे आया? मैंने कहा मतलब मैं ये बोलता कि मेरी गाड़ी वो सिंगम स्टाइल में इधर से पलट के उधर गिरी? नहीं, क्लेम रिजेक्ट। फिर मैंने मतलब उस मैकेनिक की मैंने मतलब समझ ले पीटने वाला था, मैंने कहा ठीक करके दे तू इसे। ठीक है, बिल्कुल नहीं, नहीं मोटरसाइकिल का यार कबाड़ा कर दिया उसने, कुछ पैसा नहीं मिला मेरा यार, बर्बाद। हाँ ठीक करी उसने फिर। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो अब। जैसे बहुत प्रॉफिट कमाती है। आपने 50 लाख 5 लाख गाड़ियों का इंश्योरेंस कराया, क्या 5 लाख की 5 लाख गाड़ियां एक्सीडेंट में ठुकेंगी? नहीं, दे अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। कितने लोग कंपनसेशन लेते हैं? नहीं लेते हैं। और हाँ, फिर वहां से भी रिटर्न आता है। अच्छा, नहीं फिक्स डिपॉजिट नहीं करते इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज टू चीप फॉर देम। आइए देखें, तो तुम्हारा था कि भाई इंश्योर्ड क्या होता है, इंश्योर्ड का मतलब पता चल गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम। तो चलो भाई, पीछे रिजेक्ट क्लेम तब तो होगा जब आप क्या करेंगे, कंपल पहले क्लेम डालेंगे। सी बेटा, कौन बोल रहा था इधर? राघव, ध्यान से देखना जरा। फर्स्ट एंट्री, ये केस नंबर 3 है। फर्स्ट एंट्री देख बेटा क्या बनेगी, ए
लॉस बाय फायर डेबिट हो गया 1 लाख से, टू परचेजेस 1 लाख से, नरेशन बनेगी क्या, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बस। बी, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट तो तब करेगी क्लेम, पहले तुम क्लेम डालोगे, तो तुम लिखोगे यहां पर क्या, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, कितने से, 1 लाख से। आपने बोला इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई हमारी लग गई थी आग, ये आप क्लेम पकड़ लीजिए, हमारा क्लेम दीजिए। मतलब आपने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना लिया और लॉस बाय फायर को उसके अगेंस्ट कैंसिल कर दिया। तो क्या लिख दिया, इंश्योरेंस क्लेम इज लॉज्ड, इंश्योरेंस क्लेम आपने डाल दिया, ठीक है जी, इंश्योरेंस क्लेम डाल दिया, लॉजिंग ऑफ क्लेम। सी, इंश्योरेंस कंपनी कहती है ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब बताइए, लॉस हो गया ना पूरा मेरा, अरे मर्जी इंश्योरेंस कंपनी की, हो गया कोई टेक्निकल फॉल्ट, नहीं दिया, तो क्या एंट्री बनेगी, अब सुनो ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। कोई फॉल्ट रहा होगा आपके क्लेम भरने में, या आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं दिए, बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो हाँ, नहीं नहीं, एक रिजेक्ट पे खत्म, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम। राघव देख ध्यान से, फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम थी, सेकंड एंट्री बदल गई, इंश्योरेंस कंपनी, मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक एंट्री में 3 एंट्रियां बनती हैं, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम इज लॉज्ड, इंश्योरेंस क्लेम इज लॉज्ड, क्लेम लॉन्च कर दिया। और अब हमें पता चल गया कि इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, तो इट्स एब्सोल्यूट लॉस टू अस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख से, एंड दिस इज द एंट्री। भाई करना पड़ेगा ना तब, वरना पता कैसे चलेगा कि इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हुआ आपका, कैसे पता चलेगा बताइए, तीनों करने पड़ेंगे आपको, यू हैव टू डू इट। पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं इसके बदले में, ध्यान से समझना, फर्स्ट एंट्री वो करते हैं, ए एंट्री सेम, ये वाली एंट्री वो सेम करते हैं, बिल्कुल सेम, और बी एंट्री क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन, जरा दोनों को कंबाइन करो तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट, व्हाट विल बी योर फाइनल एंट्री, लॉस बाय फायर, कितने से, 1 लाख से और 1 लाख से। कुछ लोग ये एंट्री कर सकते हैं, पर ये अपने टीचर से पूछ लेना। बेटा देखना, ये वाली एंट्री क्यों करी, एक्रूवल प्रिंसिपल, तब तक आप किसी से कोई पैसा ले नहीं सकते हो। अच्छा मान लो, सुनो, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड फुल क्लेम, या इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा दे दिया, तो बता, पहली एंट्री के बाद सीधा कैश अकाउंट डेबिट करेगा क्या, एंटर नहीं कर सकता ना, पहले क्लेम डालेगा ना, फिर पैसा मिलेगा। आप सीधा पैसा नहीं ले सकते ना, सीधा हवा में थोड़ी आएगा, जब तक आप इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट नहीं करोगे तब तक पैसा रिकवरी हो ही नहीं सकती। अब आ रहे हैं ना क्वेश्चन आगे, देखिए अगला, अगला देखिए क्या लिखा है, पता क्या दिक्कत है, हाँ आइए देखते हैं। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ एक्सेप्ट बोल रही है, आपके पास चिट्ठी आ गई कि योर क्लेम इज एक्सेप्टेड, पैसा आया क्या, पैसा नहीं आया ना। फर्स्ट एंट्री, फोर्थ पार्ट का, ए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितने से, 1 लाख से, टू क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट, कितने से, 1 लाख से, गुड्स लॉस्ट, बेटा नोट करते चलो इसको, लॉस बाय फायर ऐसे, बी, एग्जाम। अब इंश्योरेंस क्लेम डालो, कितने का, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, कितने का, बेटा क्लेम तो डालोगे ना तुम। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया, अच्छा 40% क्लेम दिया ना, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट करा और कितना रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए जरा, इंश्योरेंस क्लेम इज लॉज्ड, सी, जो एक्सेप्ट कर रही है उसको मत टच करो, जो रिजेक्ट हुआ उसकी एंट्री करोगे ना। भाई जो एक्सेप्ट हो गया, इज दैट योर लॉस, जो एक्सेप्ट हुआ लॉस है आपके लिए, नहीं है ना, जो रिजेक्ट हुआ दैट इज अ लॉस,
तो आप अगली एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या इंश्योरेंस कंपनी कितने से, क्योंकि हाँ तो लॉस हुआ ना तो प्रॉफिट लॉस डेबिट कर दिया। पहले तुम इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख से डेटर बना रहे थे, 1 लाख से डेटर बना रहे थे ना, इंश्योरेंस कंपनी कहती है 40% मिलेगा बाकी रिजेक्ट हो गया, तो तुम तो लॉस की एंट्री दिखाओगे ना यहाँ पर। बेटा प्रूडेंस प्रिंसिपल, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, मिले भी नहीं है, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ तो जो पैसा जो मिला नहीं उसको थोड़ी बोलेंगे। अच्छा सुनो, इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड बाय 1 लाख, क्रेडिटेड बाय 60,000, कितना अभी डेबिट में बचा है 40,000, और कल को वो 40 मिलेगा तो एंट्री करेंगे कैश टू इंश्योरेंस कंपनी, वसूली हो गई। पूरे सबसे लास्ट में करेंगे, बैंक करेंगे। आएंगे क्वेश्चन ऐसे, पूरा करने वाले भी आएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए क्या है। नेक्स्ट, कैरवी, इज इट ओके विद यू कैरवी? यस सर। ठीक है, आइए देखते हैं, लेट अस सी। देखें जरा, हाँ जी, अभी फर्क दिखेगा ना, अभी दिखेगा। अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट। पहली एंट्री क्या नंबर है 5। फर्स्ट एंट्री बोलिए कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, कितने से 1 लाख से 1 लाख से। नरेशन गुड्स लॉस्ट बाय फायर। बी पार्ट, आपने क्लेम डाला होगा तो आपकी एंट्री बनेगी क्या, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 1 लाख से, और क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम इज लॉज्ड, डन। तीसरी एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया, क्लेम, अगली एंट्री पढ़ो ना बेटा क्या लिखा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लीजिए आपके पास क्या लिखा है, होल्ड करो बेटा होल्ड करो। हम अगला पार्ट था पेड 40% ऑफ द क्लेम, पेड 40% ऑफ द क्लेम, पेड 40%, वहां एक्सेप्टेड था, पिछला वाला एक्सेप्टेड था। रुक जा यार, रुक जा, एक्सेप्टेड का मतलब पैसा मिलना नहीं होता। आपका रिश्ता सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब शादी नहीं हुई अभी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा, क्लेम एक्सेप्ट करा, पैसा नहीं दिया। आइए देखते हैं अब इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा दे रही है, हाँ 40%, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट 40,000 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000 से, और टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख से। हाँ जी बेटा समझ, यहां 40% क्लेम एक्सेप्ट हुआ था तो 60% रिजेक्ट हो गया था, तो जो रिजेक्ट हुआ सिर्फ उसी की एंट्री करी ना। यहां क्या हुआ, रिजेक्ट की भी एंट्री करी और एक्सेप्ट की भी एंट्री करी, क्यों, क्योंकि पैसा आ गया था। अच्छा इसके बाद इसी एंट्री में अगर लिखता क्या, लेटर इंश्योरेंस कंपनी पेड द अमाउंट, लेटर इंश्योरेंस कंपनी पेड द अमाउंट, लिखता हूं मैं क्या, व्हेन इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम, तब एंट्री नंबर डी बनेगी क्या, बैंक डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, तब ये एंट्री बनेगी। उस केस में तब ये एंट्री बनेगी, लेकिन यहां तो साफ साफ बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी 40% दे रही है, तो कितना नहीं दे रही है, क्या, गॉट इट। तो क्या हो गया, यहां लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी पेड 40% ऑफ द क्लेम,
ऐसे करके क्या हुआ, 40% क्लेम हो गया। अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट कौन सा था, ये एफ था ना शायद आपका, हाँ जो भी था ABCDF। दिस वाज E फॉर एलिफेंट। चलिए 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 इधर देखिए, एफ को देख लेते हैं हम। सुनो, अब आपके उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, लेट्स मूव फर्दर। गुड्स लॉस बाय फायर 1 लाख रुपए की, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड 40% ऑफ द क्लेम। क्या मतलब है भाई इसका, ट्राई करो जरा एक बार, अबे तुम खुद करो ना, करिए इस एंट्री को। गुड्स लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड 40% ऑफ द क्लेम, जस्ट डू द एंट्री, करो ट्राई करो। हाँ रिजेक्ट, बस अगला देखिए क्या लिखा है इसमें, बताइए। लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज, रिपीटेटिव एंट्रीज हैं। गुड्स लॉस बाय फायर, अब हुआ क्या, सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम डालोगे ना, तो देखिए नंबर 2, इंश्योरेंस अकाउंट नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। बेटा मैच कर लेना, मैच कर लेना। इंश्योरेंस इज लॉज्ड, अर्नब ध्यान दीजिए, अर्नब 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 अर्नब। नाउ इंश्योरेंस कंपनी ने क्या लिखा है, 40% रिजेक्ट कर दिया। ऐसे करा, एक बात समझिए, कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि नहीं नहीं 60,000 पता क्यों नहीं लिखता, देखो हमने बोला ना कि हम लॉस की एंट्री करेंगे, प्रॉफिट वाली नहीं करेंगे या मिलने वाली की नहीं करेंगे, पीछे वाला प्लीज ध्यान दो। अगर एक क्वेश्चन होता है कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 40% क्लेम, तो हम 60,000 की एंट्री करते हैं ना। सुनो सुनो, इंश्योरेंस कंपनी 40% एक्सेप्ट कर रही है, उसकी तो एंट्री नहीं करनी है अभी, 60 की एंट्री करते हैं। यहाँ मतलब लॉस की तब भी कर रही, और यह साफ साफ कह रहे कि 40% रिजेक्ट हुआ, तो रिजेक्ट की एंट्री करूंगा ना। देखो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, सॉरी, हमेशा ध्यान रखना कि इंश्योरेंस कंपनी जितना रिजेक्ट करती है वो एंट्री में आपको लिखना है, एक्सेप्ट करने की एंट्री नहीं करनी है। क्यों, एक्सेप्ट अगर ये हो जाता तो इट इज गोइंग टू बी डेबिटेड, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अच्छा सुनो, एक और चीज देखिए, उससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। यहां देखिए लिखा रहता है क्या कि गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर 1 लाख, तो आपने एंट्री बनाई गुड्स लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेस, कितने रुपए से, 1 लाख से, ठीक है। दूसरी एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड फुल क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड फुल क्लेम, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर, बेटा एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है, खत्म। हाँ लॉजी तो हुआ, खत्म, इतना ही होना है। क्योंकि पीछे, क्योंकि आपका क्लेम अभी डाला गया और इंश्योरेंस कंपनी कहती है डोंट वरी, वी विल पे यू, इट इज नॉट येट रिसीव्ड,
तो आपकी एंट्री यहीं खत्म हो जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट और क्या हो जाएगा, लॉस बाय फायर, खत्म। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड फुल क्लेम, दिस इज द एंट्री। अरे बेटा पेड कहां हुआ, ये क्वेश्चन नहीं, ये मैंने एग्जांपल अपनी तरफ से बनाया है। इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट देयर इन नोट, ये अपनी तरफ से बनाया था। हाँ तो आएगा ना, आगे कर लेंगे उसको, कोई बात नहीं, मिटा दे उसको। नेक्स्ट केस बताइए क्या, व्हाट इज नेक्स्ट केस? पूरा क्लेम, तो जो बताया था वही है, लिख के दिखाऊं क्या पार्ट था ये, कौन सा पार्ट था ये? जी फॉर गधा, एक लॉस बाय फायर डेबिट कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का, और 2 परचेजेस। बेटा एक चीज का ध्यान रखो, दूसरी एंट्री इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया ना, तो लीजिए, हाँ इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 1,00,000, ये हो गया। क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम इज लॉज्ड एंड एक्सेप्टेड इन फुल, एक ही चीज है, या तो लिखते हैं इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड, लेकिन क्योंकि इसमें एक्सेप्टेड लिखा ना, इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड एंड एक्सेप्टेड इन फुल, खत्म हो गया। तीसरा काम है ना इसके बाद तो पैसा मिलना रहता है ना, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा डोंट वरी विल पे यू, हो गया। अगला करें, नेक्स्ट, अगले में क्या लिखा बताइए, लो जी अगला केस, एच, पीछे देखिए, एच केस मेरे लिए तो बड़ा आसान है ना, एच लॉस बाय फायर टू परचेज 1,00,000 से, बहुत बढ़िया, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट लॉस बाय फायर और तीसरी एंट्री 1,00,000 से, बेटा 100% है, क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम इन फुल, पूरा क्लेम मिल गया, खत्म हो गया। बट डॉक्टर फिर इसके बाद ये एंट्री ऐड कर देंगे, वो क्लेम एक्सेप्ट था, ये क्लेम पेड था, एक्सेप्टेड तक यहां चलेगा, अगर क्लेम आ जाएगा, क्लेम का पैसा मिल गया, तो आपको 3 एंट्री करनी पड़ेंगी, अगर क्लेम एक्सेप्ट किया तो 2 एंट्री करनी पड़ेंगी। अच्छा बिल्कुल सही, पेपर तुम ही बना दो ना फिर, डाउट है कुछ? अबे चलने दो ना थोड़ी देर, 8 बजे तक तो चलेगी। नेक्स्ट, चलिए चलिए जल्दी से, अब आ रहे हैं एक और बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो होती है उस पर लेके चल रहे हैं, शीट का 9 नंबर, शीट का क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा इससे पहले कि हम इस पे आगे बढ़े, एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, आप सेल्स काउंटर पे बैठे हैं, सपोज यू आर एन अकाउंटेंट इन अ फर्म, आप सेल्स काउंटर पे बैठे हैं, ठीक है, एक बंदा आता है आपके पास, अभी मैं जैसे मतलब एक पाइप फिटिंग लेने के लिए गया था, तो दुकानदार के पास एक आदमी आता कहता कि एसके हार्डवेयर स्टोर यही है, उसने कहा हाँ, कह रहा मैं ना आपको, आपने मेरे घर में पानी के टैंक भिजवाए थे सेक्टर 20 में, मैं आपको पेमेंट करने आया, उसने कहा दीजिए पेमेंट, उसने चेक पकड़ा दिया, कह रहा सर चेक, कह रहे तो हाँ चेक से लेने में क्या दिक्कत है, कह रहे चलो ठीक है। अब मुझे बताइए, सुनो ध्यान से, जनरली हमें बोलते ना जब चेक मिलता है तो बैंक डेबिट कर दो, ये तो बोलते हैं, नहीं बोलते? बोलते हैं। अब मुझे बताइए कि इस एग्जाम्पल में जब वो दुकानदार शाम को 5 बजे बैठा है अपनी दुकान में, 7 बजे करीब बंद करना है, 5 बजे बैंकिंग आवर होते हैं खुले या बंद हो जाते हैं रूटीन में, एक्सेप्शनल प्रिविलेज अकाउंट नहीं बोल रहा मैं, 24/7 नहीं बोल रहा मैं, चेक जो है, चेक फिजिकल चेक, क्या कोई बैंक 5 बजे एक्सेप्ट करेगा?
बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। वो ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए, वो बात अलग है, वो भी अगले दिन खुलेगा, फिर वो क्लियरिंग में जाएगा, फिर टाइम लगेगा। रुक जा, इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको चेक मिला, सेम डे बैंक में डाल दिया, तो भी उसके क्लियरिंग होने के चांसेस नहीं बनते। लेकिन हम अकाउंटिंग में मान के चलते हैं कि जैसे ही, और हम देखो अकाउंटिंग में भी मान के चलते हैं कि आपके पास एसबीआई का अकाउंट, चेक भी एसबीआई का मिल गया, आपने डाल दिया, वो क्लियरिंग है। आपको मालूम है क्लियरिंग का चक्कर क्या होता है? क्या होता है क्लियरिंग का चक्कर? हाँ, बड़ा खतरनाक व्यक्ति है यार तो। हाँ बोलिए, बताता हूँ, सुनिए सुनिए। वही तो सिखा रहा हूँ यार। क्या नाम है उधर, क्या नाम है? विधि। सुनो ध्यान से। अर्नव ने एक चेक काटा और दे दिया विधि को ₹1,00,000 का। अर्नव का था एसबीआई, इसका था पंजाब नेशनल बैंक, या इसका भी अकाउंट क्या था, एसबीआई में था। अब अरे 8 तक ना, सुन लो। इसका अकाउंट था। अब क्या होता है कि जब इसने चेक काटा, अर्नव ने, विधि ने क्या किया, अपने बैंक में डाल दिया वो चेक। उसके बैंक ने क्या किया, देखा एसबीआई का चेक है, एसबीआई के साथ एक्सेस होती है, इसने अपना वेबसाइट को एक्सेस किया और अर्नव के सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई करा, काउंटर किया, पास किया और क्लियर हो गया। ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि इस ब्रांच से, इसके अकाउंट से पैसा उसके ब्रांच में और उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इट इट गोज, जैसे चेक मिलता है, घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, इसके अंदर ये काम हो जाता है, उसी दिन पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर ये होती पीएनबी की कस्टमर, तो समझिएगा, यहां फिर बीच में रोल हो जाता है आरबीआई का। आरबीआई का एक है क्लियरिंग हाउस कहते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आरबीआई है, दिल्ली से, दिल्ली और रीजनल नॉर्थ इंडिया रीजन का वो हेडक्वार्टर है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में बेसिकली। पुराने जमाने में क्या होता था, जितने भी चेक होते थे सारे, बैंक का क्लर्क या पियोन उन सारे चेक को उठाता था और आरबीआई के हेडक्वार्टर पहुंच जाता था, रीजनल। बोलिए, क्या डाउट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तुम्हें पूछ ले, कोई बात नहीं। इसके बाद क्लियरिंग हाउस वाले, जैसे होते ना पोस्टल डिपार्टमेंट में, आपने देखा होगा ना, एमआई मैन इन ब्लैक फर्स्ट देखा होता था, एक बंदे को ढूंढ रहा था पोस्ट ऑफिस में, ऐसे ऐसे करके चिट्ठियां फेंक रहा होता है, तो चेक होते थे। हर बैंक का ना अलग अलग काउंटर बना रहता था। वो क्लर्क क्या करते थे, वो चेक चेक डाल देते थे वहां से, मत कर यार परेशानी, चेक डाल देते थे ऐसे करके। फिर क्या करते थे, वो चेक क्या होते थे, वहां से स्कैन होते थे और उन बैंक के पोर्टल पे चला जाता था, वहां से सिग्नेचर वेरीफाई होते थे। सिग्नेचर वेरीफाई होने के बाद यहाँ से वेरिफिकेशन का नोट आता था, फिर सारा जाके मतलब इस प्रोसेस में 10, 12, 15 दिन लग जाते थे पहले। अब इसने जैसे बताया क्या होता है, डिजिटली क्या होते हैं उस चेक, क्या होते हैं, स्कैन हो जाते हैं सारे बैंक में। स्कैन होने के बाद क्या होता है, जिस जिस ब्रांच में जाने होते हैं, ब्रांच कोड वगैरह होते हैं, उस ब्रांच में चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद क्या करता है, उस ब्रांच में वो जो मैनेजर बैठता है, वो अपने चेक को डिजिटल देखता है, सिग्नेचर वेरीफाई करता है और डिजिटली साइन करके ओके करके वहां भेज देता है। कोड मिल रखे होते हैं इस बैंक और उस बैंक को, वो क्लियरिंग का प्रोसेस होता है। 1, 2, 3 दिन लगता है उस काम में। ठीक है। लेकिन जब तक वो चेक आपके पास पड़ा है, तब तक आप उसे बैंक नहीं बोल सकते। हम एक टर्म यूज करते हैं, चेक इन हैंड। क्या टर्म यूज करते हैं हम उसके लिए? चेक इन हैंड। तो उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। आइए देखें जरा, क्वेश्चन शुरू करते हैं उससे रिलेटेड। आप ठीक तो है, तो गड़बड़ क्या है? आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, अप्रैल 1 की एंट्री है। पेड इनटू बैंक, क्या करते हैं, पेड इनटू बैंक टू ओपन क्या, करंट अकाउंट। अब मुझे बताइए, बैंक का तो ये बिजनेस का तो करंट अकाउंट ही बनेगा, सेविंग्स तो खुलेगा नहीं। तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट एंट्री? 2022 अप्रैल 1 को क्या लिखेंगे? बैंक्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लिखूंगा ना? व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री? क्वेश्चन है,
मैं आपके सामने दोबारा शेयर कर रहा हूं यहाँ पर. Can you tell me what should be the entry for this? Paid into bank for opening a current account. थोड़ा सा रुक जाओ. हाँ, तुरंत से. हमने अपने बैंक में क्या कर दिया? करंट अकाउंट खोल दिया. क्या एंट्री बैंक टू कैपिटल होगी? नहीं होगी. ऐसा नहीं लिखा स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग इनटू बैंक, ऐसा थोड़ी लिखा है. तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट कैश अकाउंट. क्या समझाया मैंने? लॉजिक बताओ जरा अभी. क्यों कैपिटल क्यों नहीं होगा? बिकॉज, हाँ बताओ. हाँ, हैव आई गिवन दिस लॉजिक हियर? हाँ आप बताओ बेटा पीछे वाले. अर्णव. बिकॉज यू गाइज आर बिजी इन फाइटिंग विद ईच अदर एंड आर्ग्यूइंग विद ईच अदर. मैं जो रीजन दे रहा हूं उसे सुन नहीं रहे हो. आपका कैपिटल तब बढ़ता है जब लिखा रहता ओपन अ करंट अकाउंट बाय, क्या, स्टार्टेड बिजनेस बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट, तब. या ओनर फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट ट्रांसफर्ड मनी इनटू करंट अकाउंट, तब एडिशनल कैपिटल होती. कैश घटेगा. अमाउंट विड्रॉन, हाँ बेटा सवाल एंट्री का नहीं था. सवाल था कि वो लॉजिक कैपिटल क्यों नहीं लगा रहे. मैंने वो लॉजिक बताया था. जो रीजन दिया था आप उसको नहीं बता पा रहे थे, जो मैंने रीजन बताया था, क्योंकि आप उसके साथ वर्बल आर्ग्यूमेंट में बिजी हैं. देखो 22 साल 23 साल मुझे भी पढ़ाते हुए हो गए, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी चीजें मुझे सीखनी है. और आपने 2 महीने 3 महीने की अकाउंटिंग में लग रहे हो कि हम तो भाई चैंप बन चुके हैं. ऐसा नहीं है. आगे देखें इसको जरा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. बहुत बढ़िया. क्या लिखेंगे? ओपनड अ, या बातें ना करो, काम की बात सुन लो. इसकी नरेशन क्या लिखेंगे आप? पेड इनटू बैंक टू या फॉर करंट अकाउंट. दिस इज द एंट्री. नंबर 2 क्या लिखा आगे ट्रांजेक्शन में? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितने रुपए से? हाँ 10,000. नरेशन क्या लिखेंगे? विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर, हाँ बोलो. गड़बड़, खत्म. देखो ये जो है ना, अगर आपका अमाउंट गलत है तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, एंट्री गलत है तो भी नंबर नहीं मिलेगा. दैट इज देयर. नहीं, सब खत्म. कुछ नहीं, खत्म, डेड. आर्ग्यू मत करना टीचर से. मेरा तो अमाउंट ठीक था, मेरी तो एंट्री ठीक थी. बिल्कुल नहीं. अमाउंट गलत तो भी नंबर नहीं मिलेगा और एंट्री गलत तो भी नंबर नहीं मिलेगा. इट्स गॉन. तीसरा, तीसरा क्या हुआ? अगला 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 नेक्स्ट बोलिए. नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट एंट्री है, हाँ ये मजेदार है. विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. नहीं नहीं, ड्राइंग्स, अरे ऑफिस यूज है भाई. आप क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. हाँ बिल्कुल. तुमने बैंक से पैसा निकाला और ऑफिस में इस्तेमाल, क्या यूज था? यू हैव विड्रॉन मनी फ्रॉम बैंक टू पे सैलरी, तो कहानी अलग बनती. लेकिन ऑफिस से निकाल, मतलब बैंक से पैसा निकाल लिया, तो हम पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. फिर जो पेमेंट करनी है कर देना. तो अभी तो एंट्री क्या होगी? पैसा निकाला तो आपका कैश बढ़ गया और बैंक घट गया. कितने रुपए का था? 12,000. तो क्या लिखेंगे? विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. अगला एंट्री बताइए क्या है? नंबर 4. रेंट पेड बाय
चेक तो क्या होना चाहिए? रेंट इज एन एक्सपेंस, उसके डोले बाद में देख लेना, दिमाग के डोले बना लो पहले। रेंट बीइंग एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक। कितने रुपए से? 13,000। और क्या लिख दिया? पेड रेंट बाय चेक। अच्छा एक बात समझना भैया, सुनो सुनो, अकाउंटिंग ना कुछ अजम्पशंस पे भी चलती है। हम ये मान के चलते हैं, वो भी प्रूडेंस प्रिंसिपल है कि भाई 3 दिन बाद क्यों मान रहे, ये मान लो ना आज ही निकल गया, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट और प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, तो चेक अगर कटा है तो समझ लो निकल गया पैसा। अब वो आज निकले चाहे कल निकले चाहे परसों निकले, क्या फर्क पड़ता है? बाउंस होगा चेक तो फिर एंट्री रिवर्स बनेगी ना, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। सो दिस इज, हाँ नहीं तुम्हारे सिलेबस के बाहर है। नंबर 5, अगला क्या है बताइए, नेक्स्ट। अरे क्वेश्चन बताओ। हाँ, बॉट गुड्स फ्रॉम राम एंड पेड बाय चेक, तो आपकी एंट्री बन गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से? अमाउंट, अबे अमाउंट कितना? ठीक है, परचेज्ड गुड्स एंड पेड बाय चेक। नेक्स्ट, छठा, आगे। और क्या खरीदा आपने अब? नेक्स्ट क्या है? ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ठीक है, 6, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और क्या हो जाएगा? बैंक क्रेडिट। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? और देखिए आगे, टेक अ बैंक लोन, सिंपल, ये हो जाएगा, ये एंट्री थी आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, 7th, अगर आप लोन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? बैंक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक लोन कितने रुपए से? क्या क्या उल्टे उल्टे काम कर रहे हो? लायबिलिटी है भाई, बैंक बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, विल वाइंड अप हियर टुडे। इसके बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करके आएंगे अभी। चेक इन, सुनो सुनो, अगर चेक रिसीव हुआ तो देख लो कहीं आगे जमा तो नहीं हो रहा है। अगर आगे जमा हो रहा है तो आज चेक इन हैंड है, नहीं जमा हो रहा तो आज ही बैंक में चला गया, करेंगे उसको, ठीक है।